हेलो दोस्तों। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां ट्रोल क्लैन के एंसेस्टर की सोल काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी। वो बड़ी मुश्किल से अपने क्लैन की एक गुफा में पहुंचा था। वहां पर उसे अपने क्लैन का एक एल्डर मौजूद मिलता है। वह उस एल्डर को देखकर उस पर जानलेवा हमला करके उसे मार डालता है और उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है। लेकिन फिर भी वह खून की उल्टियाँ कर रहा था क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था और उसकी पावर लेवल भी गिर चुकी थी। तभी वह वोंगलिन की सेलेस्टियल सोर्ड को बाहर निकालता है और उस सोर्ड में से लिनजुआन को बाहर निकाल दिया। लिनजुआन बाहर आते ही ट्रोल क्लैन के एंसेस्टर के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है, जो देखकर तो ट्रोल एंसेस्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। लेकिन लिनजुआन उसके पैरों को पकड़ लेता है और वोंगलिन को भला बुरा कहते हुए उसकी बड़ी बुराइयां करने लगता है और वह अपने आप को उसका गुलाम बनाने को कहता है, जो देखकर तो ट्रोल क्लैन के एंसेस्टर भी हैरान हो जाता है कि इस सोर्ड की स्पिरिट के पास तो उसकी खुद की कॉन्शियस है। यह मेरे आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। और वह लिनजुआन को कसम खिलाता है कि वह आज से मेरा गुलाम है और अगर वह कोई भी चालाकी करने की कोशिश करता है तो उसकी उसी समय मौत हो जाए। जो सुनकर तो लिनजुआन ऐसा ही करता है। जो सुनकर ट्रोल क्लैन के एंसेस्टर उसको वापिस वोंगलिन की स्वॉर्ड में रख देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिनजुआन ने वो कसम थोड़ी ही देर बाद तोड़ देता है क्योंकि वह कोई स्पिरिट नहीं बल्कि वह एक डेविल है, जिसकी वजह से उस पर किसी भी कसम का कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बोलता है, वोंगलिन मेरे मालिक आप कहाँ हो? मुझे इस आदमी से बचा लो, मुझे आपके पास ही रहना है। जो देखकर तो तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वोंगलिन को, जो कि ब्लू कंट्री के सोल रिफाइनिंग सेक्ट में पहुंच गया था और वह उसको देखकर सोचने लगता है यह काफ़ी मिस्टीरियस लगता है, लेकिन मुझे किसी भी तरह इसके अंदर जाना ही होगा। तभी वोंगलिन वहां पर एक एल्डर को देखता है, जिसको देखकर वोंगलिन आगे बढ़ता है। उसको आगे की ओर बढ़ते देख वह एल्डर वोंगलिन को रोकते हुए पूछता है कि कौन हो तुम और ऐसे ही मेरे सेक्ट में अंदर कहाँ चले जा रहे हो? इस एल्डर का नाम रेड हियर है, जो कि कोर फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज का मास्टर है। तभी वोंगलिन मुस्कुराता है और मन ही मन खुश हो जाता है कि मिल गया मुझे बकरा। तभी वोंगलिन उस एल्डर को ग्रेट करते हुए बोलता है कि मुझे सोल रिफाइनिंग सेक्ट को ज्वाइन करने को कहता है। तो वह मास्टर मना कर देता है कि हमारा सेक्ट किसी आउटर डिसाइबल को ज्वाइन नहीं करने देता। लेकिन वोंगलिन तभी उसके सामने एक तलवार रखता है कि प्लीज़ मास्टर आप गिफ्ट के तौर पर यह रख सकते हैं। उस तलवार को देखकर तो मास्टर रेडियर के मन में भी लालच जाग गया। दूसरी तरफ वोंगलिन तो यही चाहता था कि मास्टर रेडियर इस तलवार को लेकर उसे अपने सेक्ट में ज्वाइन करवा दे, जिसके बारे में वोंगलिन बताता है कि मुझे काफ़ी समय पहले एक जख्मी कल्टीवेटर मिला था और मैंने उसके ठीक होने तक उसकी मदद की थी, इसलिए उसने मुझे गिफ्ट के तौर पर यह तलवार जाने से पहले दी थी। यह सब सुनकर वह मास्टर तलवार को ले लेता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रिसेप्शन करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें अपने सेक्ट में ज्वाइन करवाता हूँ, चलो मेरे साथ। और इसी के साथ मास्टर रेडियर वोंगलिन को सोल रिफाइनिंग सेक्ट के अंदर ले जाता है। तभी वोंगलिन महसूस करता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। तभी मास्टर रेडियर वोंगलिन को एक दूसरे मास्टर के पास ले जाता है। उस मास्टर का नाम मास्टर चेंग था। वह उस मास्टर से कहता है, यह मुझे रास्ते में मिला था, जिसे मैंने अपना डिसाइबल बना लिया है और तुम इसे आउटर डिसाइबल के तौर पर एक्सेप्ट करो और खुद प्रोवाइड करो। मास्टर रेड हियर मास्टर चेंग को स्पिरिचुअल स्टोन भी देता है और चला जाता है। तभी मास्टर चेंग वोंगलिन से पूछता है कि तुमने मास्टर रेडियर को कैसे मना लिया? जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक वह आदमी अपने भले के अलावा कुछ नहीं सोचता है और वह बहुत ही ज़्यादा लालची भी है। जो सुनकर तो वोंगलिन उसको सब सच सच बता देता है। जो सुनकर मास्टर चेंग वोंगलिन को एक जेट 10 देते हुए कहते हैं, ये रखो, तुम्हें
1019 केव देगा जहां जाकर तुम अपनी कल्टीवेशन कर सकते हो। जो सुनकर वोंगलिन अपनी स्पिरिचुअल आई से उस केव को देखता है और उसे वहां देखने को मिलता है कि उस केव में काफ़ी कम स्पिरिचुअल एनर्जी है। इसलिए वोंगलिन उस केव को बदलने को कहता है। तभी मास्टर चेंग गुस्से से कहते हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी तो नहीं कर रहे हो, और पीछे की ओर मुड़ता है और देखता है वोंगलिन के हाथों में एक बहुत ही रेयर जेड टोकन है, जिसको लेते हुए मास्टर चेंग कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर वोंगलिन अपना नाम अयोकी बताता है। तभी मास्टर चेंग वोंगलिन को उसकी दूसरी गुफा की ओर ले जाते हुए दिखाई देता है और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर मिस ल्यूमी पर आ जाता है, जो कि वोंगलिन का पीछा करते करते वहां पर पहुंच गई थी जहां पर वोंगलिन को लुटेरों ने पकड़ा था। लेकिन मिस ल्यूमी को वोंगलिन वहां पर नहीं मिलता है, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती हैं और सुजाको एम्परर के दिए हुए उस जेड टोकन में देखती हैं कि वोंगलिन कहाँ है। तभी उस जेड स्लिप बताती हैं कि वोंगलिन कहाँ है और मिस ल्यूमी सोल रिफाइनिंग सेट की तरफ रवाना हो जाती हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर सोल रिफाइनिंग सेट के आउटर कोड में आ जाता है, जहां पर देखते हैं कि इस केव में पिछले वाली केव से ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी। और मास्टर चेंग वोंगलिन को बताता है, जिस केव का नंबर जितना छोटा होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। यह बोलकर मास्टर चेंग वहां से चले जाते हैं। तभी वोंगलिन भी गुफा के अंदर एंटर करता है। उसे देखने को मिलता है कि उसके गुफा के अंदर जाले ही जाले मौजूद थे। तभी वोंगलिन की नज़र एक चट्टान पर जाती है, जिसके नीचे स्पिरिचुअल स्टोन दिखाई देता है। वह उसे हटाकर उस स्टोन को देखता है, जिस पर एक वेन फॉर्मेशन लगी हुई थी, जिसकी वजह से वह स्टोन ज़्यादा दिन तक चले और उसमें से धीरे धीरे स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आती रहे। लेकिन वोंगलिन को तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए थी, इसलिए वह उस वेन फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है और काफ़ी मुश्किल के साथ वह उसे तोड़ देता है। तभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। तभी वोंगलिन तुरंत ही बैठकर अपनी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। जो एनर्जी वोंगलिन की बॉडी पर लगी सील के क्रैक के अंदर जाने लगती हैं, जिसकी वजह से वह फाउंडेशन बिल्डिंग के अर्ली स्टेज से मिड और मिड से लेट स्टेज और साथ ही साथ पीक पर पहुंच जाता है। लेकिन तब तक उस स्टोन की पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और क्योंकि उसने उस गुफा की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी, तो वह धीरे धीरे गुफा के बाहर आ जाता है और वह बाहर आने के साथ ही मिस लिंगवान को याद करने लगता है, जो कहता है, पता नहीं जाओरू कैसी होगी, उसने वाइट टाइगर को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया होगा। तभी वह हेवन के बारे में भी सोचता है कि मेरे पास केवल 7 साल ही बचे हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम करके स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तभी वह एक नई केव ढूंढने लगता है और कुछ ही देर उसे एक केव दिखाई पड़ती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी थी। तभी वोंगलिन उसकी तरफ रवाना हो जाता है, क्योंकि वह ज़मीन के नीचे एस रूट्स से जुड़ी हुई थी। पर वोंगलिन देखता है कि उसके बाहर एक सील लगी हुई थी, जिसको वोंगलिन अभी तोड़ने ही वाला था कि उसके पीछे की तरफ से मास्टर चेंग की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देखकर वोंगलिन रिस्पेक्ट के साथ ग्रेड करता है। दूसरी ओर मास्टर चेंग वोंगलिन को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यह इंसान तो एक मामूली लगता है, लेकिन यह 3 महीने में ही फाउंडेशन लेवल के अर्ली स्टेज से लेट स्टेज की पीक तक पहुंच गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पास कोई सीक्रेट डिवाइन टेक्निक तो नहीं, या फिर कोई फाउंडर टेक्निक जिसकी वजह से यह इतना फास्ट कल्टीवेट कर रहा है। मास्टर चेंग को भी ऐसी ही टेक्निक की ज़रूरत थी जिससे वह अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर पाए। मास्टर चेंग कहते हैं, तुम्हारी कल्टीवेट स्पीड काफ़ी तेज़ है। जो सुनकर तो वोंगलिन रिस्पेक्ट के साथ कहता है, नहीं मास्टर, मैं तो लक्की हूँ जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँच पाया। लेकिन यहाँ मास्टर चेंग मन में तो लालच आ गया था कि मुझे अयोकी का कल्टीवेट मेथड के बारे में जानना पड़ेगा। तभी वोंगलिन वापस से अपनी केव के अंदर चला जाता है,
तभी हमें मास्टर चेंग दिखाते हैं, जो अभी भी सोच रहे थे कि मुझे अयोकी के पास जाकर आज रात को ही उसकी कल्टीवेट टेक्निक को जानना पड़ेगा। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मास्टर चेंग वोंगलिन की गुफा के बाहर आ जाते हैं। मास्टर चेंग देखते हैं कि वोंगलिन ने अपनी गुफा का दरवाज़ा खुला छोड़ा था, जो देखकर तो मास्टर चेंग घबरा जाते हैं। फिर वो अपने मन में कहता है कि वो अभी भी फाउंडेशन बिल्डिंग के पीक का वॉरियर है, मैं अभी भी उसे हराने की ताकत रखता हूँ। यह सोचकर वो गुफा में एंटर हो जाते हैं। मास्टर चेंग जैसे ही गुफा में एंटर करते हैं, जैसे ही दरवाज़ा बंद हो जाता है, जो देखकर तो मास्टर चेंग शॉक्ड हो जाते हैं। उनको पता चल चुका था कि वोंगलिन को मेरे इरादों के बारे में पता चल चुका है। तभी मास्टर चेंग वोंगलिन को कहते हैं, अयोकी, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से अपना कल्टीवेट मेथड मेरे हवाले कर दो। तभी वोंगलिन कहता है, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो तुम क्या कर लोगे। जो सुनकर मास्टर चेंग कहते हैं, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे भी सोल रिफाइनिंग सेक्ट को आउटर डिसाइपल के मरने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसी के साथ मास्टर चेंग वोंगलिन के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसको रोकने के लिए वोंगलिन ने अपने फोरविडियर फ्लैग को बाहर निकाल लेता है और मास्टर चेंग के अटैक को आसानी के साथ रोक देता है। यहाँ मास्टर चेंग इस फोरविडियर फ्लैग को देखकर तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, यानी कि मैं बिल्कुल सही था, तुम्हारे पास ट्रेजर की कोई कमी नहीं है। जिसके साथ ही मास्टर चेंग अपने मल्टीवर्स सोल से वोंगलिन पर हमला कर देता है, जिस हमले को भी वोंगलिन आसानी से अपने फोरविडियर फ्लैग से डिस्ट्रॉय कर देता है। और साथ ही साथ वह अपने सोल ड्रैगन को बाहर निकालते हुए मास्टर चेंग को जकड़ लेता है, जो देखकर तो मास्टर चेंग घबराते हुए कहते हैं कि ये सब मेरे समझ नहीं आ रहा, तुम ये सब कैसे कर सकते हो। तुम फाउंडेशन बिल्डिंग के पीक के वॉरियर नहीं लग रहे। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। जिस पर वोंगलिन कहता है कि तुम इतने काबिल नहीं हो जो कि मेरी सच्चाई जान सको। जिसके साथ ही वोंगलिन ने अपने सोल ड्रैगन से मास्टर चेंग को स्वर्ग सिधार दिया, यानी कि उसका किस्सा ख़त्म कर दिया। और उसकी कोर को वोंगलिन फ़ौरन से एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद हमें वही केव दिखाई जाती हैं, जिसके अंदर एक कल्टीवेटर बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। तभी वोंगलिन उस गुफा के दरवाजे पर लगे फॉर्मेशन को तोड़कर वोंगलिन अंदर की ओर एंटर हो गया, जिसको देखकर तो वो कल्टीवेटर हैरान होते हुए कहता है, कौन हो तुम। वो कल्टीवेटर इतना कह ही रहा था कि वोंगलिन ने एक शॉट से अपने नीचे की ओर जाने के लिए सुरंग बना दी थी और एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस कल्टीवेटर को उसी जगह पैरालाइज्ड कर दिया था। वोंगलिन ने यह सब इतना जल्दी किया था कि उस कल्टीवेटर को कुछ समझ ही नहीं आया और वह तुरंत से सुरंग से गुजरते हुए आखिरकार स्पिरिचुअल वेन वाली जगह पहुंच जाता है। यहाँ वोंगलिन देखता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्पिरिचुअल एनर्जी हैं, जिसको देखकर तो वोंगलिन काफ़ी खुश हो जाता है। फ़ौरन से कल्टीवेट करने के लिए भी बैठ जाता है और वह फुल प्रेशर के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी बॉडी में कंज्यूम करने लगा। स्पिरिचुअल एनर्जी को एक साथ एब्जॉर्ब करने की वजह से वोंगलिन को तो काफ़ी ज़्यादा भयानक दर्द होना शुरू हो गया था। फिर भी वोंगलिन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे फुल रिस्क लूँगा। जो कहते हुए वोंगलिन अपने स्पिरिचुअल स्टोन को भी बाहर निकाल लेता है और उस स्टोन की एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी दोनों को एक साथ अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है की वजह से वोंगलिन खून की उल्टियाँ करने लगता है। लेकिन फिर भी वोंगलिन नहीं रुकता, जो ये प्रूव करता है कि वोंगलिन को इंटरनल इंजरी भी हो रही हैं और लगातार कई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने से आखिरकार उस सील का करीब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, जिसकी वजह से वोंगलिन और भी ज़्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगा, जिसकी वजह से वोंगलिन के लेवल ब्रेक थ्रू होने लगे। वोंगलिन बड़े से ब्लास्ट के साथ कोर फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज, फिर मिड स्टेज और लेट स्टेज के साथ ही नेंशियन सोल लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका। वह नेंशियन सोल लेवल में ब्रेक थ्रू करने के बाद भी नहीं रुकता
नेंसियन सोल लेवल में अर्ली स्टेज, मिड स्टेज और साथ ही साथ लेट स्टेज की पीक पर पहुंच जाता है। वोंगलिन की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से आसपास की एनर्जी भी हिलने लगती हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सभी कल्टीवेटर शॉक्ड होकर उठ जाते हैं कि आखिरकार ज़मीन के नीचे क्या चल रहा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं एक और न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय दोस्तों।